देखो ये दो तो अपन निकल कर लिए थे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो हमारे पास सबसे पहले IP1 है, IP1 में कितना पड़ा हुआ है 20। एक है हमारे पास क्या IP2, इसमें कितना पड़ा हुआ है 50। आई को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट करवा देगा 10, IP1 के लिए क्या प्रिंट करवा देगा 20 और इसके लिए 50। दिक्कत कब आएगी, जब आप उसको क्या करने की कोशिश करोगे डी रेफरेंस। क्यों, क्योंकि 20 और 50 क्या है, इलीगल एड्रेस है, इनवैलिड एड्रेस है। ठीक है, जैसे यहां पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 और 30 अगर मैं यहां पर इसको देता एड्रेस ऑफ आई, तो एड्रेस ऑफ आई देने का मतलब हमारे पास जो आई बना था जिसमें 10 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस मान लो 100 है, तो यहाँ क्या जाता 100, 100 को डी रेफरेंस करता तो उसका 100 तो वैलिड है, यहाँ अवेलेबल 100 तो उसका 10 हमको प्रिंट करवा देता, लेकिन 20 तो वैलिड एड्रेस ही नहीं है। ठीक है, 20 तो एक नॉर्मल ऐसे ही क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, इस वाले को अपन ने देख लिया कि डी रेफरेंस करेंगे तो दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, देखो हमारे पास एक तो बना आई में कितना पड़ा हुआ है 10, उसका एड्रेस मान लो कितना पड़ा हुआ है 100। ठीक है, एक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है IP1, इसको हमने क्या दिया 20, और जो IP2 है कौन IP2, इसको अपन ने क्या दे दिया IP1 की वैल्यू यानी कि 20। तो ये भी 20 प्रिंट करवाएगा, ये भी 20 प्रिंट करवाएगा, क्या 10 प्रिंट करवा देगा 10। लेकिन जब हम अब इसको IP1 और IP2 को यहाँ डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ अभी IP1 और IP2। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ आई दिया है। ठीक है, यहाँ अगर सेम प्रोग्राम होता तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि ये 20 जाता, अभी फिलहाल इस वाले के अकॉर्डिंग यहाँ कितना है 100, और ये 100 इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब दोनों को डी रेफरेंस करेंगे तो ये भी 10 के पास जाएगा और ये भी इसी 10 के पास जाएगा। ठीक है, आ रही हो समझ में। ठीक है, इसमें 20 था, यहाँ हम एड्रेस दे रहे हैं तो वैलिड एड्रेस दे रहे हैं, पहले 20 को जब डी रेफरेंस करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा अगर हम 20 करते तो वहां पर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये क्या है हमारे पास आई में कितना पड़ा हुआ 10, आई का एड्रेस मान लो कितना है 100 है। ठीक है, अगला जो है वो कौन है IP1 को हमने क्या दिया 100 यानी कि एड्रेस ऑफ आई दे दिया। फिर जो IP2 है, IP2 क्या मिला P1 पे जाएगा, P1 पे जाएगा और जो वैल्यू है वो इसको क्या दे देगा 10 दे देगा। तो ये तो क्या प्रिंट करवा देगा आई, ये भी क्या प्रिंट करवा देगा 10, क्योंकि डी रेफरेंसिंग हो रही है और इसकी वैल्यू तो 10 है, ये 10 प्रिंट करवा देगा। दिक्कत कब आती, अगर मैं यहाँ क्या लिखता स्टार IP2 लिखता, स्टार IP2 का मतलब IP2 में 10 पड़ा हुआ, 10 इनवैलिड एड्रेस है, सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता। ठीक है, इधर वाले केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है आई में कितना पड़ा हुआ है 10, आई में कितना है 10। नेक्स्ट हमारे पास कौन IP1। ठीक है, IP1 को हमने एड्रेस दिया, ये इसका एड्रेस कितना है मान लो 100 है, 100 इसको दे दिया। अब आई प्रिंट कराएगा तो आई तो क्या प्रिंट करवाएगा 10। ठीक है, ये एड्रेस हटा दो, मान लो एड्रेस क्या है इसका 100 है, तो एड्रेस ऑफ आई क्या है हमारे पास 100, तो ये भी 100 प्रिंट करवाएगा। और IP1 में क्या पड़ा हुआ 100, तो ये भी क्या प्रिंट करवाएगा 100। और इसने भी देखो नीचे भी जो करवा रखा है वो भी सेम वैल्यू करवा रखी है ना, तो सेम ही एड्रेस मान के करवाया गया है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, इधर वाले केस में ठीक है आई में कितना पड़ा हुआ है 10, और आई का जो एड्रेस है वो कितना है मान लो 100, वो हमने किसको दे दिया IP1 को। IP1 में कितना पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आई प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा 10, और 100 को डी रेफरेंस करेंगे। एक मिनट, यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, हाँ यहाँ पर हम इसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है, क्या है नॉर्मल वेरिएबल है, तो एड्रेस तो ले लेगा लेकिन डी रेफरेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इनवैलिड टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनरी। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए पॉइंटर होना चाहिए। इसमें जो प्रिंट एड्रेस है इसको ब्रैकेट में लगा के इसके आगे डी रेफरेंस लगाएंगे तो 10 प्रिंट कर देगा, इसके आगे स्टार लगाएंगे तो हाँ, तो एड्रेस ऑफ आई कितना है 100, और 100 को क्या करेंगे बिल्कुल 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नीचे, 10 के बाद चलते हैं 11 पे। यहाँ 11 में क्या हो रहा है, num1 में क्या पड़ा हुआ है भाई 20 और स्टार PTR। ठीक है, num1 में क्या गया PTR, यानी कि सबसे पहले बना लेते हैं, ये num1 है
कौन है, num1 20 पड़ा हुआ है, एड्रेस कितना है मान लो इसका 100, ये मान लो हमारे पास क्या है, पीटीआर है, ठीक है। पीटीआर को हमने num1 दिया, num1 यानी कि 20 दे दिया, पीटीआर प्रिंट करेंगे तो यहाँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा 20, और इधर अगर एसटीआर इसको 20 को अगर मैं मतलब इस पीटीआर को क्या करने की कोशिश करूँ, डी रेफरेंस 20 को ढूंढेगा, क्या 20 एड्रेस है कोई, नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर दे देगा, ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, num1 बना, num1 में कितना पड़ा हुआ है 20, कौन बना, पीटीआर, ठीक है। अब हमने क्या किया, num1 का एड्रेस किसको दे दिया, स्टार पीटीआर को दिया है, पीटीआर को नहीं दिया, किसको दिया, स्टार पीटीआर को। अब जब पीटीआर बना तो यहाँ क्या पड़ा हुआ था, गार्बेज, गार्बेज को पहले डी रेफरेंस कर रहा है, किसको कर रहा है, गार्बेज को डी रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। और उस जो एड्रेस ऑफ नम है वो वहां डालने की कोशिश कर रहा है, तो डी रेफरेंस करेगा तो क्या गार्बेज सही वैलिड एड्रेस है क्या, नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये बन गया कौन, num1, num1 में कितना पड़ा हुआ है 20, ये क्या हो गया हमारे पास num2 में कितना पड़ा हुआ है 50, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंटर, एड्रेस ऑफ num1 किसको दे दिया, पीटीआर को, ठीक है। num1 का एड्रेस मान लो 100 है, इसका क्या है 200 है, 100 हमने किसको दे दिया, पीटीआर को दे दिया। अब पीटीआर के पास 100 आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं, num2 दे रहे हैं, वो किसको, पॉइंटर पीटीआर को दे रहे हैं, इधर देख लेना ध्यान से, num2 किसको दे रहे हैं, num2 पॉइंटर पीटीआर को, पीटीआर पॉइंटर पीटीआर का मतलब क्या है, ये हमारे पास पीटीआर है 100 यानी कि जाएगा इधर, और इधर क्या डाल देगा 50, ठीक है। स्टार पीटीआर का मतलब क्या है कि num2 जाना चाहिए किसके पास, स्टार पीटीआर के पास, स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर का एड्रेस क्या पड़ा हुआ 100, उसको डी रेफरेंस करके कहाँ पहुंचेगा, num1 वाली लोकेशन पे पहुंचेगा, और वहां क्या डाल देगा, num2 की वैल्यू, num2 में कितना पड़ा हुआ है 50, इसलिए दोनों केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 50, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर प्रिंट करवाते ना प्रिंट एफ में num1 और num2 दोनों 50 प्रिंट करवाता, और अगर स्टार पीटीआर करोगे तो स्टार पीटीआर का मतलब 100 पड़ा हुआ, 100 फिर डी रेफरेंस करेगा तो अब 20 की जगह यहाँ क्या आ चुका है 50, तो क्या प्रिंट करवाएगा 50 प्रिंट करवाएगा, आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब ये डेटा एक्सेस मैकेनिज्म ये हमने कल देख लिया था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह ये सारे हमने देख लिए थे, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया था, सब्ट्रैक्शन के सारे एग्जांपल देख लिए थे क्या, सब्ट्रैक्शन कहां तक देख लिया था, ये सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये देखा था कि वो डिस्प्ले करते हुए कितने चीजें उसके बीच में। हाँ मतलब कहाँ तक कितने एग्जाम्पल कर लिए थे इसके हमने, ये फिजिकल और इस पे आ गए थे हम, यहाँ हम आ गए थे, ठीक है। देखो हमारे पास नॉर्मली दो तरह की मेमोरीज होती हैं, ठीक है। देखो इधर देखना, दो तरह की मेमोरीज होती हैं हमारे पास, जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ये वाला जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ये हमेशा लॉजिकल एड्रेस बताता है, कौन सा एड्रेस बताता है, लॉजिकल एड्रेस बताएगा। लॉजिकल एड्रेस बताने का मतलब ये है कि जो आपकी रैम है, इस रैम के अंदर जो रियल में ओरिजिनल एड्रेस होता है, कौन सा होता है, ओरिजिनल एड्रेस होता है, या ओरिजिनल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस ये कभी नहीं बताता है। होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा कि ओरिजिनल एड्रेस को छुपाकर उसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा और एक लॉजिकल एड्रेस बनाकर दे देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे तुम मान लो कि अपना प्रोग्राम बना रहे हो कहीं पर किसी पर्टिकुलर, जैसे इसने तुम चारों ने मिलकर क्या किया कि सेम कंपाइलर तुमने लिया है ना, सेम कंपाइलर, सेम एडिशन वाला कंपाइलर तुमने लिया और उस पर तुमने प्रोग्राम बनाया और तुमने इस प्रोग्राम को चलाया, तो तुम देखोगे कि तुम चारों को सेम एड्रेस ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा, तुम चारों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम एड्रेस ही रहेगा। क्या ये पॉसिबल है भाई? एड्रेस तो कुछ भी मिल सकता है, कंपाइलर में हमको बताया भी ये गया है कि एड्रेस तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन
कुछ भी मिलने का मतलब ये थोड़ा है कि तो कोइंसिडेंस हो जाएगा कि तुम चारों को सेम एड्रेस मिल रहा है, लेकिन तुम चारों को एड्रेस सेम दिखाएगा, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है। ओरिजिनल एड्रेस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कभी नहीं दिखाता है, समझ में आता है? ठीक है, तो कौन दिखाता है? तो ये जब हम एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डैंगलिंग पॉइंटर का। कौन सा आता है? डैंगलिंग पॉइंटर का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उस डैंगलिंग पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही देख लो कि नॉर्मली जो भी काम होता है सारा किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? फिजिकल एड्रेस ओरिजिनल एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एक्चुअल में मान लो कि इसने एड्रेस दिखाया हमको A1 B1 C1 और इसका ओरिजिनल एड्रेस मान लो क्या पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6, मान लो कि ये वाली लोकेशन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो इस ABC को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि डायरेक्टली यहां नहीं पहुंचेंगे हम, किसकी हेल्प से पहुंचेंगे? इस लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से हम यहां पहुंचेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है? इंटरनली लॉजिकल एड्रेस इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? तो देखते हैं इसको हम पहले तो एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डैंगलिंग पॉइंटर आएंगे, फिर अपन इस टॉपिक पे वापस आएंगे। जैसे यहां पर तुम एड्रेस भी देख लो, कितने का डिफरेंस दिखा रहा है? 48 प्लस 4 कितना होता है? 52 प्लस 4 56 प्लस 4 60। जबकि हम तो यही पढ़ते हैं कि रैम के अंदर जो एड्रेस मिलता है वो क्या मिलता है? रैंडमली मिलता है। ये पढ़ा है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कौन दे रहा है? ये किस में दे रहा है? सीक्वेंस में दे रहा है। इसका मतलब क्या है? फिजिकल एड्रेस नहीं है। कौन सा है? लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है? कौन सा है? लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है? आएंगे इस पे दोबारा से अपन। अब बिटवाइज ऑपरेशंस की अगर बात करें तो बिटवाइज ऑपरेशंस के अंदर क्या हम कोई बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब हम सबसे पहले तो दो एड्रेसेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उनको बिटवाइज कर रहे हैं, फिर कुछ एक नया वैल्यू निकल कर आ रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। वैलिड एड्रेस तो कोई निकलेगा नहीं, इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स अलाउड नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। दो एड्रेसेस को तुम कंपेयर कर रहे हो, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। इससे तुम एरे में पता कर सकते हो कि बड़ा है तो इसका मतलब बाद का एलिमेंट है किसी एड्रेस से, अगर छोटा है तो उसके पहले का एलिमेंट है ना? तो एड्रेसेस को कंपेयर कर सकते हैं, वो एक सेंसफुल चीज है। टर्नरी ऑपरेटर भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है? जैसे इधर हमने लिया I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है? अब I1 इज ग्रेटर और I2 इज ग्रेटर, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है? तो पॉइंटर को भी हम इसके साथ काम में ले सकते हैं, इनको हम पॉइंटर वेरिएबल बनाकर इनको भी हम कंपेरिजन कर सकते थे यहाँ पर, है ना? अब साइज ऑफ ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं। साइज ऑफ के अंदर अगर मैंने इन सबको डाला, सबका आउटपुट 80 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि कल ही तुमको बताया था मैंने कि पॉइंटर चाहे किसी टाइप का हो, साइज क्या रहेगी? सबकी सेम रहेगी, ठीक है? साइज सबकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब पॉइंटर टू ए पॉइंटर, ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, एक बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे तो छोटे एग्जांपल तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है? जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं, इस वाले एग्जांपल की। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आई बना, ठीक है? आई कहां पर है? ये रहा। आई का एड्रेस कितना है? 100 है। अब आपने क्या किया कि आई का एड्रेस किसको दे दिया? P1 को। तो P1 के पास कितना आ गया? 100। और P1 का खुद का एड्रेस कितना है? 200। P1 का एड्रेस किसको दे दिया? P2 को। P2 में 200 चला गया। P2 का खुद का एड्रेस कितना है? 300। अब P2 का एड्रेस किसको दे दिया? P3 को। और P3 का एड्रेस किसको दे दिया? P4 को। दे रहे हैं देखो, P1 का एड्रेस P2 को, P2 का एड्रेस P3 को, P3 का एड्रेस P4 को दे दिया, ठीक है? अब अगर मैं इसकी बात करता हूं इधर की, अगर मैं एक बार स्टार P4 लिखता हूं तो इसका मतलब डी रेफरेंसिंग कितनी बार होगी? एक बार। इसका मतलब कि 400 से कहां पहुंचेगा वो? यहां पहुंचेगा, यानी कि 400 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, 400 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 300। तो आउटपुट क्या निकाल कर देगा हमको? 300। एक बार स्टार P4 लगाने से। दो बार लगाने से क्या करेगा कि वो यहां से यहां पहुंचेगा और यहां से कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो आउटपुट कितना आ गया? 200। तीन बार लगाने से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा और यहां से यहां पहुंचेगा। आउटपुट कितना दे देगा? 100। और चार बार लगाने से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो आउटपुट कितना निकल कर आएगा? 10 निकल कर आएगा, ठीक है? और अगर हम प्रिंट करवाएं ओनली P4, तो P4 में कितना पड़ा हुआ है? 400। तो 400 प्रिंट करवा देगा, ठीक है?
सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर P3 की बात करूं, ओनली स्टार P3 लिखता हूं, है ना, स्टार P3 लिखता हूं, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर P3 से एक डी रेफरेंस होके कहां पहुंचेगा, यहां पर, तो आउटपुट कितना आएगा हमारे पास 200। दो बार स्टार लिखता हूं P3 के लिए, तो एक बार यहां से यहां पहुंचाएगा, दूसरी बार यहां से यहां पहुंचाएगा, तो कितना आएगा 100। ठीक है, सिंपल सा है, आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टोटल हम 12 फेजेस तक लगा सकते हैं, यानी 12 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, काम कहां पर आता है ये, रियल में कहां काम आता है, फंक्शन तुमको थोड़ा ना पड़ा है। ठीक है, ये गलती कर दी, फंक्शन पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखो फंक्शंस में काम में आता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है void m1 के नाम से, तुमने यहां पर लिख दिया int स्टार p1। ठीक है, इसको तुमने यहां लिख दिया, फिर तुमने यहां पर लिख दिया void m2 int स्टार p2। ठीक है, अब तुमने एक मेथड यहां पर ले लिया void m1 के नाम से, या मेन लिख लो int main। ठीक है, int main तुमने लिखा, int main लिखने के बाद तुमको यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल ले लिया int x जिसके अंदर तुमने 10 रख दिया। ठीक है, और तुमने m2 को कॉल किया, और m2 को कॉल करके उसको क्या भेज दिया, एड्रेस ऑफ x, यानी जो x बना हमारे पास मेमोरी में, जिसका एड्रेस कितना था 100, जिसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 10, वो 100 किसको मिल गया, इस P2 को। P2 के पास कितना पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इस यहाँ पर m1 को कॉल किया, और m1 को कॉल करके यहाँ क्या भेज दिया तुमने P2। P2 का मतलब, P2 का क्या पड़ा हुआ है 100, मतलब एड्रेस, वो एड्रेस किसको मिला P1 को, और इधर इसने क्या किया, स्टार P1 इज इक्वल्स टू 25। क्या हो रहा है, वो 25 कहां पर जाएगा, P1 के पास क्या पड़ा हुआ है 100 गया ना, तो डी रेफरेंसिंग कर रहा है, डी रेफरेंसिंग का मतलब सीधा कहां पहुंच रहा है 10 पे पहुंच रहा है, और यहाँ पर 10 की जगह क्या कर रहा है, इसको 25 कर रहा है। तो रियल में ये चीजें यहाँ काम आती हैं कि जब अलग अलग फंक्शंस में इस तरीके से वैल्यूज भेज रहे हो, ठीक है, ये एक स्टार नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तुम क्या भेज रहे हो, सीधा अगर P2 भेज दोगे तो वो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एड्रेस ऑफ P2 भेज रहे हो, उस केस में 2 स्टार वहां काम आएंगे। एड्रेस ऑफ P2 का मतलब क्या है, P2 का एड्रेस कितना है, मान लो 200 है, तो उस केस में इसके पास क्या जाएगा 200, तो एक स्टार तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, और दूसरा स्टार इसको कहां से कहां ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो रियल में एक्चुअल यूज तो इनका यही होता है, वहां तो हम सीधा सीधा तुमको बता रहे हैं, सिंपल सिंपल बता रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस में रियल में इसका काम आता है, हम देखेंगे आगे। एरे को पढ़ने की बड़ी जल्दी रहती है स्टूडेंट्स को, फंक्शन तो पढ़ लो पहले। ठीक है, तो ये ऊपर वाले एग्जांपल तो कुछ भी नहीं है, सिंपल से एग्जांपल से कर लोगे। ठीक है, वो बड़ा एग्जांपल तुमने कर लिया। अच्छा, फंक्शन वगैरह हो गया, मतलब मुझे लगता है कि पहले फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन के बाद पॉइंटर आना चाहिए, पॉइंटर के बाद फिर तुम्हारा एरे, स्ट्रिंग और वो सब आना चाहिए। मेरे हिसाब से सीक्वेंस ही बनता है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये 3 बार चला, तो तुम देख ही सकते हो, सिंगल स्टार स्टार P3 लिखेंगे तो क्या करेगा, 300 से 200 पहुंचेगा, स्टार स्टार P3 लिखेंगे तो कहां पहुंचेगा, 300 से 100 पहुंचेगा, और 3 बार स्टार कर देंगे तो 300 से कहां पहुंच जाएगा, 10 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। यहां पर सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखो हमने क्या किया, एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस 3 स्टार वाले P3 को कर दिया। ठीक है, तो अगर वो एक बार स्टार करता है तब तक तो ठीक है, एक बार स्टार करने का उसका जो एड्रेस है उसको एक बार डी रेफरेंस करेगा, लेकिन ये कितनी बार डी रेफरेंस कर रहा है, 3 बार। तो एक बार स्टार करोगे तो ठीक है, 2 बार स्टार करोगे तो क्या करेगा, वो यहां से यहां तो पहुंच जाएगा, फिर दूसरे स्टार में क्या करेगा, इसको एड्रेस मानते हुए इसको ढूंढने के लिए जाएगा, तो क्या 10 वैलिड एड्रेस है, नहीं है, तो क्या दे देगा, हमको एरर दे देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले में भी एड्रेस वो एरर देगा। ठीक है, अब
यहां पर देखो ये पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स है, ठीक है। दो फंक्शन है हमारे पास, कितने फंक्शन है यहाँ पर, दो फंक्शंस, ठीक है। पहला कौन सा है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा वो कहाँ से रन होता है, यहीं से, मेन फंक्शन से ही चलना स्टार्ट होता है कोई भी प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया मेन फंक्शन का, स्टैक के अंदर मेन मेथड बनेगा, तो इसके अंदर एक नम नाम का वेरिएबल बना जिसका एड्रेस कितना है 200 और उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको कॉल किया, इसको कॉलिंग स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम यहाँ से इसको यहाँ भेजना चाह रहे हैं और इसका काम करवाना चाह रहे हैं साथ के साथ में, तो हमने इसका नाम लिखना पड़ता है, हमने नाम लिखा। और उसको जरूरत किसकी है, किसी इंटीजर टाइप की किसी वैल्यू की जरूरत है, तो वो किसके पास पड़ी है, इसके नम में पड़ी हुई, तो हमने नम भेज दिया। नम का मतलब 5 किसको मिल गया, इसको मिल गया। तो ये वाला जो नम है उस नम में क्या पड़ा, 5 पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर हमने 10 डलवा दिया, क्या डलवा दिया 10, और 10 डलवा के प्लस प्लस कर दिया तो वो 11 हो गया 10 से। 5 हमने भेजा, भेजने का तो उसमें 10 डलवाया, 10 के बाद हमने क्या कर दिया उसको 11 करवा दिया, ठीक है। तो जो भी करेक्शन हुआ वो किस में हुआ, इस नम नाम के इस लोकल वेरिएबल में हुआ, नम में। ये दोनों नाम अलग अलग, ध्यान रखिए, ये अलग बॉक्स में नम है, ये अलग बॉक्स में नम है। इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, तो समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। नाम सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है, एड्रेस अलग अलग है, इसका मतलब दोनों क्या एग्जिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी करेक्शन हुआ, जो भी बढ़ा वो यहाँ बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि जो भी चेंज हो रहा है वो यहाँ पर भी हो जाए और इस वाले में भी हो जाए, यानी कि इसमें जो भी चेंज हो रहा है वो उसमें भी होना चाहिए, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, उस केस में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो आप कुछ रिटर्न करो, जैसे फंक्शन का एक खासियत होती है, फंक्शन क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। जैसे इधर चले हम लोग, ये देखो सेम 5 भेजा, 5 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ। अब हमने लिख दिया रिटर्न नम। पिछली बार हमने यहाँ क्या लिखा हुआ था, वॉइड लिखा हुआ था, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट। इसका मतलब ये क्या करेगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जिसने इसको कॉल किया है उसको देगा। किसने कॉल किया, मेन ने कॉल किया। अब ये फंक्शन यहाँ से क्या लौटा के दे रहा है, नम को लौटा के दे रहा है। कौन सा नम की, इस नम की वैल्यू, इस नम की फाइनल वैल्यू क्या है 11, सबसे लास्ट में 11 ही हुई। वो 11 किसने रिसीव करी, इस नम ने। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना भाई, ये पहले तो ये यहाँ से कंट्रोल को सीधा कहाँ ले गया, यहाँ से 11 लौट कर आया, तो 11 किसको दे दिया गया, इसी नम को। तो 5 की बजाय उसमें क्या हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा, 5 की जगह, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 11। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अब इस वाले अप्रोच में कमी क्या है, पहले इस अप्रोच की कमी देखते हैं। इस अप्रोच की कमी ये है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, वो हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो अगर एक वैल्यू का अगर आप चेंजेस देखना चाहते हो तो एक वैल्यू पर तो ही काम करेगा, लेकिन जैसे हम दो वैल्यू पर आए, दो वैल्यू पर आते ही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, देखो यहां पर हमने कितनी वैल्यू भेजी, दो, num 1 और num 2 की। num 1 में कितना पड़ा हुआ 5 और num 2 में कितना पड़ा हुआ है 10। अभी फिलहाल 5 और 10 ही है। ये जो 5 वो किसने रिसीव किया, इस n1 ने, इसके n1 ने, और इसके num 2 की वैल्यू किसने रिसीव करी, इसके n2 ने। नाम सेम होने चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, थे वो अलग अलग, तो फिर नाम चाहे अलग हो सेम हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि n1 के पास जो 5 गया था उसकी जगह तुमने वहां क्या कर दिया 15, और n2 के पास जो 10 गया था उसकी जगह तुमने क्या कर दिया 25। मैं ये चाह रहा हूं कि जब n1 में 15 हुआ वो इस num1 में भी होना चाहिए 15, और n2 में जो 25 हुआ वो num2 में भी कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। लेकिन जब हम रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं दो एक साथ, तो कॉमा ऑपरेटर क्या करेगा, कॉमा ऑपरेटर हमेशा लास्ट वाला भेजता है, हमने पढ़ा था। तो क्या करेगा n2 की वैल्यू भेजेगा, n2 की वैल्यू कितनी है 25, और यहाँ रिसीव करने वाला भी num1 ही बैठा है, दो रिसीवर हो नहीं सकते, है ना। अगर मैं यहाँ लिख भी देता कि num2 इक्वल्स टू num1 इक्वल्स टू फंक, तो भी क्या करेगा num1 num2 को सेम ही वैल्यू देता है, जिसे तुमने देखा होगा, हमने पढ़ा था कुछ ऐसी इस तरीके से, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3, तो b और 3 दोनों में क्या जा रहा है, b और c, a और b दोनों में क्या जा रहा है 3 जा रहा है। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर लिख देता num2 इज इक्वल्स टू num1 इज इक्वल्स टू फंक, तो ये जो रिटर्न कर रहा है क्या रिटर्न कर रहा है n2 में क्या पड़ा 25, तो num1 को भी 25 दे देता है, num2 को भी 25 दे देता है, ठीक है। तो फिलहाल num1 है तो वैल्यू 25 num1 में दे देगा, ठीक है, और num2 है वो चेंज ही नहीं होगा। या फिर अगर मैं num2 में रखूंगा तो num1 में 5 रह जाएगा, num2 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसके साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि वो एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। एक टाइम पर कितने वैल्यू रिटर्न करता है, एक ही। भेज हम कितने भी सकते हैं, देखो
ये जो फंक्शन है ये कॉल करने वाला फंक्शन है। कॉल करने वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉलर फंक्शन। और ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है कॉली फंक्शन। तो कॉलर फंक्शन कॉल करते टाइम कितने भी नंबर्स इस फंक्शन को यहाँ भेज सकता है, उतने ही यहाँ रिसीवर भी बैठे हुए हैं। या इंटीजर वाला भेज, या इंटीजर टाइप का है num1 तो इंटीजर टाइप का n1 बैठा हुआ उसको लेने के लिए, या इंटीजर टाइप का num2 है उसको लेने के लिए कौन बैठा है? कौन बैठा है यहाँ पर? n2 इंटीजर टाइप का। तो आप भेज कितने भी सकते हो, 2 4 5 10 15 20 कितने भी भेज दो, लेकिन रिटर्न हमेशा क्या होगा? सिंगल ही होगा। उस केस में इलाज क्या है? उस केस में इसका इलाज ये होता है कि क्या करो, ये इसका इलाज है, क्या करो? एड्रेस भेज दो। num1 का एड्रेस num2 का एड्रेस किसको भेज दो? n1 और n2 को, और दोनों क्या बना दो? पॉइंटर बना दो। तो अब देखो उधर n1 और n2 के पास 100 और 200 है, ना कि 5 और 10 है। नहीं है ना? अब मैं अगर यहां पर स्टार n1 करूंगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? n1 के थ्रू 100 को डी रेफरेंस करके इस 100 वाले एड्रेस पे आ रहा हूं, और जो 15 डाल रहा हूं उस एड्रेस पे डलवा रहा हूं। अब एक्चुअल यूज समझ में आ गया? एक्चुअल यूज क्या होता है इसका? एक्चुअल यूज वो नहीं होता जो हम अभी तो पढ़ रहे थे। एक्चुअल यूज इसका यही होता है कि जब आपको आपस में फंक्शंस को बात करवाना होता है, डेटा भेजना होता है, तब हम उसके थ्रू ये काम करते हैं। अब स्टार n2 का मतलब n2 के पास कितना पड़ा हुआ? 200 पे जाएगा, 200 पे क्या डाल देगा? 25 डाल देगा। तो उसने 200 पे 25 डाल दिया। प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा? 15 और 25 चेंज हुए, यहाँ पर डाले हमने यहाँ पर, लेकिन डले कहाँ पर? इनके अंदर। आ रही है समझ में? ठीक है, तो पॉइंटर का यूज समझ में आ गया। रियल यूज पॉइंटर का यही है। वो यूज नहीं है कि आप एक वेरिएबल का एड्रेस, वहीं पर एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, वहीं पे एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, वहीं पर तुम उसको एड्रेस दे रहे हो, तो वहां तो हम वेरिएबल के थ्रू यूज कर लेंगे, वेरिएबल के थ्रू यूज कर लेंगे। हम क्यों पॉइंटर का पंगा लेंगे? वहां पे कोई सेंस बनता है पॉइंटर का पंगा लेने का? नहीं। एक्चुअल पॉइंटर यहाँ काम आता है, ये इनका यूज है। करवा देंगे तो यहाँ पर भी प्रिंट करवा देगा। स्टार n1 n2 करोगे तो यहाँ भी प्रिंट करवा देगा। हम तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हुआ हुआ करेक्शन यहाँ हुआ या नहीं हुआ, इसलिए यहाँ प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब हमने कुछ रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या हमने कुछ रिटर्न किया? नहीं किया। डायरेक्टली इस घर में बैठे बैठे इस घर के वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने चेंज कर दिया। कैसे? एड्रेस भेज के, डी रेफरेंसिंग के थ्रू। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका रियल यूज होता है। ठीक है, तो बाकी अपन कल देखते हैं फिर इसका, है ना।